हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, और उनका जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और उनके अंदर मतलब कि एक बुक या फिर जिसको आप सब्जेक्ट कह सकते हो वो है यूपीटी, मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। और इसकी यूनिट सेकंड के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि यूनिट सेकंड का थर्ड पार्ट है। ठीक है, मैं ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ, और जो सेकंड यूनिट के दो पार्ट है जो कि इसी यूनिट से रिलेटेड है, सेकंड यूनिट से। ठीक है, दो पार्ट जो है ना वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं यूनिट सेकंड के थर्ड पार्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली जो मतलब वीडियोज़ में देखा था कि अपने जो परंपरागत उपागम होते हैं, ठीक है, परंपरागत उपागम, उसमें अपने मतलब 3 उपागम आते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक उपागम, संस्थागत उपागम और आदर्शी उपागम। ठीक है, तो इसमें हमने ना 2 के बारे में जो है वो मतलब कि एक्सप्लेनेशन जो थी वो देख ली थी। मतलब ऐतिहासिक उपागम के बारे में भी हमने पढ़ लिया था सेकंड पार्ट में, और संस्थागत उपागम के बारे में भी हमने पढ़ा था। लेकिन हमने जो आदर्शी उपागम है, जो कि पहले संस्थागत उपागम के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, नाम बदलकर आदर्शी उपागम रख दिया गया। ठीक है, आदर्शी उपागम के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, और इस वीडियो के थ्रू आपकी जो यूनिट सेकंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, थर्ड जो है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है आदर्शिक उपागम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम रीड करते हैं। मतलब मैं बता देता हूँ कि आदर्शिक उपागम का मतलब क्या होता है। देखो, जो मतलब कि आदर्श या नैतिक मूल्य के ऊपर जोर दिया जाता है। ठीक है, नैतिक मूल्य मतलब कि अच्छी अच्छी बातों पर जोर दिया जाता है या कुछ सिखाया जाता है, तो उसको हम ना दर्शन के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक दर्शन मतलब जिसमें अच्छी अच्छी बातों के बारे में बताया गया हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिसमें सही सही नैतिकता की बात की गई हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, आदर्शी उपागम में शामिल कर सकते हैं। देखो, इसमें एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ आपको, फिर एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जॉर्ज कैटलिन, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, उनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो हम अब पढ़ते आ रहे यूनिट फर्स्ट से, वो है राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों से ये मिलके बना है। मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत जो है ना वो राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों से क्या मिलकर बना है। तो आदर्शी उपागम वह उपागम है जो राजनीतिक दर्शन का एक भाग है। मतलब आदर्शी उपागम ना राजनीतिक दर्शन का एक भाग है, इसलिए ये दार्शनिक प्रकृति का है। ठीक है, दार्शनिक प्रकृति का है। ये उपागम निर्देशात्मक प्रवृत्ति का है। देखो, अभी हम इसके बारे में भी जानेंगे, निर्देशात्मक और दार्शनिक प्रकृति, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, जिसका संबंध मूल्यों और नैतिक मानकों से, मतलब अच्छी अच्छी बातों से है। ये बताता है कि मानव को सबकी भलाई के लिए या मानवीय जीवन की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। यह हमें निर्देश करता है कि कैसे रहना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार समाज के कुछ लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो मानव जीवन की भलाई के लिए ना ये आदर्शी उपागम बनाया गया है। इसमें मतलब कि कोई भी स्वार्थ वगैरह देखा नहीं जाता। तो आदर्शी मतलब क्या है, नैतिक मूल्य के ऊपर ये जोर देता है, और साथ ही साथ ना ये अच्छी अच्छी बातों के ऊपर भी जोर देता है, जिससे ना मतलब मानव जीवन की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, और ये निर्देश भी देता है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार जो आदर्शी उपागम है, इनके अनुसार क्या होता है कि समाज का कोई ना कोई लक्ष्य और उद्देश्य होता है जब ये समाज बनाया गया है। ठीक है, मतलब समाज में ना स्वार्थ है, ये सब ना इस पे, इन सब चीज़ों पे ये ध्यान नहीं देता है। इन सब चीज़ों से ये आदर्श उपागम क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। दर्शन विज्ञान से अलग होता है। जहाँ विज्ञान किसी भी राजनीतिक घटना का वर्णन करता है, वहीं दर्शन उसका औचित्य देने की कोशिश करता है। मतलब पॉइंट को ना पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब उसके बारे में डीप में ना जानने की कोशिश करता है, ना कि बार बार से उसने राजनीतिक घटना को जाना। जैसे कि अगर मान के चलो, देखो, दर्शन जो है विज्ञान से अलग होता है, ये हमने देखा अभी ऊपर पढ़ा था। जहाँ विज्ञान किसी भी राजनीतिक घटना का क्या करता है, वर्णन करता है, राजनीतिक विज्ञान क्या करता है, किसी भी राजनीतिक घटना होगी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो उसको ना उसके बारे में बस एक्सप्लेनेशन दे देगा। लेकिन उसके बारे में पॉइंट और पॉइंट आउट करना या फिर एक तरीके से डिबेट वगैरह करना, ये किस में किया जाता है, राजनीतिक दर्शन में किया जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक दर्शन मतलब वही दर्शन उसका औचित्य देने की कोशिश करता है, ताकि तार्किक समझ बन सके कि उसको माना जाए या नहीं माना जाए। ठीक है, मतलब उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो राजनीतिक दर्शन में रखी जाती है। एक तरीके से आप डिबेट को शामिल कर सकते हो, क्योंकि इससे नॉलेज बढ़ती है और उससे हमें सही
और गलत का ही पता चल जाता है। ठीक है। बी देखो, अब अपना जो है ना परंपरागत उपागम वो ख़त्म हो चुका है, ये पारंपरिक उपागम जिसको हम कहते हैं वो ख़त्म हो चुका है। अब आता है बी पार्ट। ठीक है। ए था पारंपरिक और दूसरा है अपना आधुनिक उपागम। आधुनिक उपागम में क्या होता है, सारी चीज़ें मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, मतलब मॉडर्न जो मतलब कि अपना अप्रोच है ना, मॉडर्न अप्रोच, उसके बारे में हम जानेंगे। मॉडर्न अप्रोच, तो देखो इसमें ना सारी चीज़ें मॉडिफाई हो गई है, मतलब पुरानी जो भी बातें हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी बातें हैं, आधुनिक उपागम उन सब पे भरोसा नहीं करता। इस उपागम के अंतर्गत तथ्य और वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रधानता है। ठीक है, इनमें ना साइंस या फिर जो साइंटिस्ट वगैरह उन सबको सबसे ऊपर रखा जाता है। ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं, ये प्रवृत्ति रखते हैं। आधुनिक उपागम का आधार व्यक्तिवाद है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसमें यह बदलाव आया कि अनुभाविक वैज्ञानिक अर्थात आधुनिक उपागम का राजनीतिक सिद्धांत पर वर्चस्व कायम हो गया। ठीक है, मतलब आधुनिक उपागम ने ना क्या करा, राजनीतिक सिद्धांतों पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया और उसके बाद से तथ्य और विज्ञान पर अधिक बल दिया जाने लगा। मतलब सिंपल सी बात यह, आधुनिक उपागम में ना दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, एक तथ्यों पे मतलब डेटा पे और साथ ही साथ वैज्ञानिक पे। ठीक है, इन सबको सबसे ऊपर रखा जाता है। और दूसरी बात क्या है, इसके अंदर एक और उपागम मतलब आधुनिक उपागम का एक भाग है अनुभाविक उपागम। ठीक है, अनुभाविक उपागम जो है वो किसका भाग है, आधुनिक उपागम का पार्ट है। जैसे कि आदर्शवाद आदर्शी, ऐतिहासिक और संस्थागत उपागम किसके थे, परंपरागत के थे। वैसे ही आधुनिक उपागम का एक भाग कौन है, अनुभाविक उपागम। तो जैसे जैसे समय बदलता गया ना, तो राजनीतिक सिद्धांतों पर पहले परंपरागत उपागम का वो था वर्चस्व, अब किसका हो गया, आधुनिक उपागम का हो गया। ठीक है, फिर देखो इसमें जो ब्लैक पॉइंट दे रखा है, एक नीचे ब्लैक लाइन मतलब ब्लैक पेन से जो लाइन में लिखी हुई है ना, देखो आधुनिक उपागम के अंतर्गत एक उपागम अनुभाविक उपागम भी आता है। ठीक है, मतलब आधुनिक उपागम का एक भाग क्या है, अनुभाविक उपागम है। अब अनुभाविक उपागम के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो अपनी ये यूनिट है वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये उपागम अमेरिका की देन है। अनुभाविक उपागम जो है वो अमेरिका की देन है। ये शिकागो स्कूल चिंतन से निकल कर आया है। ये वाला उपागम जो है कहाँ से आया है, शिकागो स्कूल चिंतन से निकल कर आया है। चार्ल्स मरियम, हैरोल्ड लॉसवेल और डेविड एप्टर, डेविड ईस्टन ने इसका विकास किया था। अनुभाविक उपागम या आधुनिक उपागम का जो विकास है वो इन सब ने किया था, जो मैंने अभी रीड किया ना, चार्ल्स मरियम, हैरोल्ड लॉसवेल और डेविड एप्टर और डेविड ईस्टन, इन्होंने किया था आधुनिक उपागम या अनुभाविक उपागम का विकास। इस उपागम में परंपरागत उपागम को पूरी तरह से अस्वीकार मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता तथा इन्हें केवल काल्पनिक सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्योंकि साइंस में ना क्या होगा, क्या होना चाहिए, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। इस उपागम का कार्य राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, मतलब राजनीतिक घटना कौन सी पहले हुई है उसको सबसे पहले रखा जाए, कौन सी घटना बाद में हुई है उसको बाद में रखा जाए, एक सीक्वेंस में रखा जाता है राजनीतिक घटनाओं को। इसके अंतर्गत ये उपागम राजनीतिक आदर्शों और संस्थाओं, ठीक है, जैसे राजनीतिक संस्था होगी कौन कौन सी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बजाय व्यक्ति और समूह के व्यवहारों के अध्ययन पर बल देता है। मतलब ये जो संस्थाएं वगैरह आती है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये राजनीति से रिलेटेड है, मतलब सरकार की संस्थाएं होती है। लेकिन इनकी बजाय ना जो आधुनिक उपागम है वो इन पे ध्यान नहीं देता, वो ध्यान देता है व्यक्तियों पर और समूह पर। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो उपागम है आधुनिक उपागम, ये व्यक्तिवाद पर आधारित है। इसमें सबकी बात, सारी की सारी बात ना सरकार से रिलेटेड नहीं होगी, व्यक्ति से रिलेटेड होगी। क्योंकि हमने अभी रीड किया था, क्योंकि ये अमेरिका की देन है, तो अमेरिका क्या करता है, प्राइवेटाइजेशन करता है, मतलब उसमें सारी की सारी चीज़ें ना निजीकरण के तौर पे अपनाई गई है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें क्या है, निजी है, कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं है। तो ऐसी ना हर एक व्यक्ति पर ये ध्यान देता है, लेकिन सरकारी संस्थाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता इसके। सो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। और इसी के साथ जो अपनी यूनिट सेकंड है और यूनिट फर्स्ट जो है वो पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इस वीडियो के थ्रू अपनी जो यूनिट सेकंड है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको यूनिट सेकंड में कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।